माध्यम से पता चल जाए। पैड भी वो गिन गिन के देती थी। एक पैड मुझे 2-2 दिन चलाना पड़ा है। रैशेस हो जाते थे मुझे। 2-2 दिन मैंने एक पैड चलाया है। आज तक मैं रोती हूँ अपने पापा के लिए कि एक बार तो बात कर लो, एक बार मेरे सारे सवालों का जवाब दे दो कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। और ऐसा मारते थे कि जब तक खून ना निकले, जब तक कोई शरीर का एक अंग सूज ना जाए, तब तक मारती चली जाती थी। कभी कभार अपने कमरे को बंद करके, अंधेरा करके बहुत रोती हूँ नानी की फोटो देख के, बहुत। और उस रूम से मुझे इतना खौफ था ना, मुझे अंधेरे से पहले बहुत डर लगता था। मम्मी उस रूम में जाके बंद कर देती थी, ना खाया ना पिया, प्यासी चिल्ला रही हूँ, मम्मी खोल दो, मम्मी खोल दो, मुझे डर लग रहा है, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मम्मी मुझे डर लग रहा है, खोल दो। रोते 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 जमीन पे ही सो जाती थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यहाँ पे शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल, मैसेज या कमेंट ना करें। कॉल करनी आप कॉल करिए कि आपको मायका विजिट करना है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको कोई ज़रूरतमंद मिला है और आपको उसकी हेल्प करनी है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी या कोई ओकेजन यहाँ पे सेलिब्रेट करना है। बट प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या मैसेज ना करें। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज किस चीज़ पे वीडियो बन रही है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बैठा नहीं है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कई लोग कि जो इतनी सारी वीडियोस आ रही है और जो पॉडकास्ट करते हैं, जैसे मैं बैठ के पॉडकास्ट करती हूँ, तो मेरी क्या कहानी रही होगी, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं कैसे आई यहाँ पे, मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि ये दीदी कौन है, ये मैडम कौन है, ये क्या करती है, ये यहाँ पे सैलरी पे स्टाफ है, ये क्या है। तो आज आप लोगों के साथ में अपनी कहानी शेयर करने आई हूँ कि मेरी क्या कहानी थी और मैं यहाँ पे कैसे आई और मैं यहाँ पे कैसे रहती हूँ, मेरा कैसा यहाँ पे सफ़र रहा है और अब मैं यहाँ पे किस लेवल पे हूँ, और मेरी जो ये ज़िंदगी है जो आज आपके सामने दिख रही है वो कितने संघर्षों के बाद, कितनी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद और आप लोगों के सामने ज़िंदा हूँ। तो आइए जानते हैं कि मेरी क्या कहानी है। और कहीं ना कहीं ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत चीज़ें फेस करी हैं अपनी लाइफ में और कभी किसी को जवाब नहीं दिया। आज भी किसी को जवाब देने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं उन लोगों को रियलाइज़ करवाने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो आपको कैसा फील होता। तो आइए जानते हैं मेरी क्या कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम आस्था जैन है, मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। मेरी कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जैसे कि मैं यहाँ बैठ के बताती हूँ कि लोग अपनी बेटियों को दुत्कारते हैं। हालांकि आपने वीडियोस में देखा होगा, मैंने ये चीज़ बोली हुई है कि जब एक दिन की बच्ची हो जाती, कुछ घंटों की बच्ची होती, तो उसके ऊपर ताने कसे जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था। मैं मतलब कैसे समझाऊँ आप लोगों को, जब जैसे ही एक डॉक्टर आके बताता ना कि मुबारक हो आपको बेटी हुई है, उसी टाइम मेरे दादा दादी और मेरे फादर का मुंह सड़ गया था कि इसने तो लड़की पैदा कर दी, मतलब कि मेरी मम्मी ने। एंड द वे दे गॉट इन्फॉर्म्ड कि हाँ आपकी एक बेटी पैदा हुई है, वो उसी टाइम मेरी मम्मी और मुझे घर मतलब हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। उसके बाद का ज़्यादा मुझे नहीं पता, ना मुझे ज़्यादा ढंग से पता, मैं नहीं बता पाऊँगी। बट हाँ, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। इतना मुझे पता है कि मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था, मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके मुझे पाला पोसा। 2004 से थोड़ा थोड़ा धुल्ला याद है क्योंकि मैं 4 साल की थी। मुझे पता था कि मेरे फादर मेरे से अलग रहते हैं। हम एक रेंट के मकान में रहते थे सैनी एन्क्लेव में, दिल्ली में, और वहाँ पे मेरे पापा और मैं रहते थे। और फिर कुछ टाइम बाद मेरे पापा ने मुझे और मेरी मम्मी को रेंट के मकान में छोड़ के भाग गए अपनी मम्मी के पास। और मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की थी, बट हाँ थोड़ी थोड़ी समझ थी। 4 साल के बच्चे में इतनी समझ थी कि हाँ मेरे मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है, मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं, और पुलिस कोर्ट कचहरी सब पता था, पुलिस थाना क्या होता है। 4 साल की उम्र में मुझे इतना पता था। उस रेंट के मकान में रहते रहते भी एक 4 साल की बेटी अपनी माँ से पिट रही है। मैं बहुत छोटी थी यार, मुझे नहीं पता था। मेरे हाथ से लिपस्टिक टूट जाती थी ना, मुझे आज भी वो
मंजर याद है। हमारी ना ड्रेसिंग, हमारा एक रूम 1 BHK था, एक रूम था और ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल बेड के सामने थी। मैं खेल रही थी किचन सेट से, जो चीनी मिट्टी के किचन सेट नहीं आते थे पहले, वो ला के रखा हुआ था, मैं उससे खेल रही थी। ड्रेसिंग टेबल में मम्मी की लिपस्टिक थी, वो लिपस्टिक में से टूट गई थी। मम्मी ने वो पूरा किचन सेट मेरे सिर पे मार दिया था, मेरा सिर फट चुका था, स्टिचेस आए थे मेरे। हालांकि मेरी मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी, बट क्या गलती थी यार, ये तो हर बच्चे से हो जाता है। ऐसे करते करते 4 साल की लड़की भी पिट रही है अपनी मम्मी से। मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत मारा है, बहुत मारा है, छोटी छोटी गलतियों पे, हर चीज पे। फिर 2005 में मैं और मेरी मम्मी शिफ्ट हो गए थे नानी के घर, क्योंकि मम्मी रेंट नहीं भर पा रही थी, क्योंकि मम्मी पापा तो रेंट के मकान में छोड़ के चले गए थे, मम्मी सर्विस नहीं करती थी, कोई जॉब नहीं करती थी। रेंट के मकान से नानी के घर में जाने का सबसे गलत डिसीजन रहा मेरी मम्मी का, क्योंकि जब आप लोगों को पता ही, अगर कोई बेटी शादीशुदा होने के बावजूद पति की छोड़ी हुई अगर अपने मायके वापस आती है तो मायके वाले कोई साथ नहीं देता है, समाज तो बिल्कुल ही नहीं रहने देता है। आस पड़ोस के लोग ऐसे दुत्कारते हैं औरत को कि पूछो मत। ऐसी मेरी मम्मी के साथ हुआ। 2005 में मेरे नाना नानी ने हमें रख लिया, हमें एक छोटा सा कमरा दिया था। मैं आपको कमरे की मुझे मेजरमेंट्स तो याद नहीं है, बट हाँ, माचिस की डिब्बी जैसा कमरा था। उसी एक रूम में हमारा डबल बेड था, उसी एक रूम में हमारी अलमीरा थी, उसी एक रूम में हमारी ड्रेसिंग टेबल छोटी सी रखी हुई थी। मतलब एक छोटा सा रूम था जिसमें कि मैं और मम्मी को शिफ्ट किया गया था। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमें रहने की जगह दी नाना नानी ने, बट जिस हिसाब से एक बेटी को रखना चाहिए, वो बेटी तुम्हारी ही घर की लड़की है। ठीक है, अगर मेरी माँ ने लव मैरिज करी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके घर वालों को उनको बॉयकट कर देना चाहिए था, उसको उसी हिसाब से उसको रखना चाहिए था। अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। 2005 में फिर हम नानी के घर शिफ्ट हो गए। मेरी जिंदगी और खराब हो गई, क्योंकि मेरी बड़ी मामी ऑलरेडी वहाँ पे थी। मेरे बड़े मामा की शादी हो रखी थी, मेरी बड़ी मामी रहती थी, उनके बच्चे थे। तब मेरी एक ही कजन बहन थी, बड़ी मामी की एक ही बेटी थी। छोटा बच्चा है, कुछ नहीं पता है, खेल रहा है, कूद रहा है, बस यही पता था खेलना कूदना, स्कूल, खेला कूदना, स्कूल। मेरी मम्मी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और उस दौरान में हमारे कोर्ट केसेस भी फाइल हो गए थे, पुलिस रिपोर्ट्स भी चलती रहती थी, क्योंकि मैं जब फादर ने छोड़ा, हम घर वापस आए 2005 में, तो 498A के केस मम्मी ने फाइल करे, डाइवोर्स केस पापा ने फाइल कर दिया था। तो ऐसे करते करते कोर्ट कचहरी भी चल रही थी, और मैं बहुत छोटी सी थी। मम्मी के साथ वुमेन सेल जा रही हूँ, मम्मी के साथ पुलिस थाने जा रही हूँ, मम्मी के साथ कोर्ट जा रही हूँ। भूखे प्यासे दोनों माँ बेटी न्याय के लिए लड़ रहे हैं कि बस न्याय दे दे, मेरे बाप को समझा दो, मेरा बाप वापस ले जाए अपनी माँ, अपनी बीवी और बेटी को। मेरे बाप को कोई अकेले नहीं आ रही थी। मेरा बाप शान से बैठा हुआ था माँ के पल्लू के पीछे। माँ जो मेरी दादी है, उनका कहना है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी, लड़का पैदा करवाऊंगी, तेरी जैसी 36 आती है, 36 फिरती है। मतलब मेरी दादी बहुत खराब है, मेरी दादी की थिंकिंग बहुत रियलिटी में बहुत खराब है। फिर 2005 के बाद से मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी खराब हो जाएगी कि रोज अपने दिन गिनूंगी और रोज सोचूंगी कि आज मौत आ जाए। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा अगर ये वाली बात सोचता है कि आज मौत आ जाए, तो सोच लो उस पर क्या बीतती होगी। मम्मी ने जॉब करना स्टार्ट करा, मम्मी ने जॉब करी, कोर्ट कचहरी भी देखती थी, उनको जॉब की भी हरेसमेंट मिलती थी, कोर्ट से भी हरेसमेंट मिलती थी। फिर नाना नानी के ताने मिलते थे, भाइयों के ताने मिलते थे, समाज ताने मार रहा है, पड़ोसी ताने मार रहे हैं, कब तक बेटा रहेगी अपनी माँ के घर, तू कुछ करती क्यों नहीं है, तेरा पति कहाँ है, क्या कर रहा है। ये सब सुन सुन के मम्मी भी हरेस होती थी। ऑब्वियसली बात है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान, हर कोई हरेस होगा। अगर आप मेरी मम्मी की जगह होते या मैं अपनी माँ की जगह होती तो मैं भी हरेस होती, मेरे को भी मेंटली एक प्रेशर रहता। बट मेरी मम्मी ये भूल गई थी कि अगर मैं वो हरेसमेंट अपनी बेटी पे उतारूंगी तो उस बेटी पे क्या गुजरेगी। हालांकि मैं आपके सामने अपनी कहानी बताने आई हूँ, बट आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों की वजह से मेरे पे चीज़ें हुई हैं। छोटी सी लड़की को आप गालियाँ दे रहे हो,
उसको रंडी बोल रहे हो, उसको ये कह रहे हो कि तू गंदे बाप का खून है, उसको आप कह रहे हो कि तेरे 10 खसम है। मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। 5-6 साल की लड़की को कुछ नहीं पता था। ना मुझे रंडी गाली का मतलब पता था कि क्या होता है, ना मुझे ये पता था कि 10 खसम क्या होते हैं, ना मुझे ये पता था कि तेरे को 10 लोगों का चाहिए, तू तो गंदे बाप का खून है, तू गंदी नाली का कीड़ा है, तेरे बाप ने तुझे छोड़ दे तो मैं तेरे को क्यों पालूं। मम्मी ही नहीं, मेरे नाना भी मेरे को ऐसी गालियां देते थे, तू गंदे बाप का खून है, गंदी औलाद है, तू गंदी नाली का कीड़ा है। ये सब चीजें सुनती थी मैं, और मुझे बहुत दुख होता था, बहुत रोती थी मैं, और किसी को मेरा रोना नहीं दिखता था। सबको मेरी गलतियां दिखती थी, किसी को मेरी उस गलती करने का पीछे का रीजन नहीं दिखता था। किसी को ये नहीं दिखता था कि वो लड़की अंधेरे में जाके रो रही है, मम्मी पीट रही है वाइपर से, पाइप से, जो हाथ में मम्मी पीट रही है मुझे। कुछ नहीं समझ में आ रहा था उनको कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ, अपनी बेटी की जिंदगी के साथ। मम्मी ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, स्कूल भेजती थी मम्मी मुझे, ट्यूशन्स भी भेजती थी मुझे, मगर उस स्कूलिंग का, उस पैसे, उस कर्तव्य का क्या फायदा जब तुम एक माँ का प्यार ही नहीं दे रहे हो एक लड़की को, वो भी उस लड़की को जिसको पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्यों रहा है ये सब, वो भी उस लड़की को जिसको कभी बचपन से बाप का प्यार मिला ही नहीं है, और आज तक उस प्यार के लिए तरसती हूँ मैं। आज तक अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसती हूँ, क्योंकि वो माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। आज तक मैं रोती हूँ अपने पापा के लिए कि एक बार तो बात कर लो, एक बार मेरे सारे सवालों का जवाब दे दो कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। आज भी अपनी माँ को याद करती हूँ कि मेरी क्या गलती थी, एक बार तो मेरे से बात कर लो यार, एक बार तो मेरे सवालों के जवाब दे दो कि मेरी क्या गलती थी, क्यों तुम लोगों ने मुझे वो प्यार नहीं दिया जो मैं जिसकी हकदार थी। मेरी जिंदगी ऐसी बीती है ना, इस तरीके से बीती है कि मैं शायद जुबान पे लेकर आके एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया हमारा नानी के घर में। उस दौरान के आपको थोड़े बहुत किस्से बता सकती हूँ, शायद आधे तो धुंधले हो गए हैं, आधे अब याद भी नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी स्कूल ट्रिप्स पे नहीं भेजा, ना पिकनिक पे भेजती थी, ना स्कूल ट्रिप्स पे भेजती थी। सब लोगों के बच्चों के पेरेंट्स उनको भेजते थे, मम्मी मेरे को डांट देती थी। मम्मी को मैं डायरी ला के दिखाती थी कि मम्मी पिकनिक है, मुझे भी जाना है। द वे शी रिप्लाइड, उनका ये रिप्लाई आता था, तेरे बाप ने पैसे नहीं दिए तेरे को, तेरे बाप ने पैसों की टकसाल नहीं लगाई है जो तेरे को पिकनिक पे भेजूंगी। चुप हो जाती थी, दुख होता था, गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था उस टाइम। छोटे से बच्चे को तुम ये बोल रहे हो, उसको क्या पता है यार। 500-600 रुपए की पिकनिक की फीस होती थी मेरी। हालांकि मेरी मम्मी एक अकेली थी कमाने वाली, और उनको अपना भी खर्चा उठाना था, कोर्ट का भी खर्चा उठाना था, वकील की फीस देनी होती थी, मेरी फीस देनी होती थी। मैं समझती हूँ, अब आके समझ आ रहा है, मगर उस टाइम उस बच्चे को नहीं पता था जो 6 साल का है, 7 साल का है, उसको नहीं पता था। उसको वो चीजें चाहिए थी, उसको वो चीजें नहीं मिली। मेरे नाना ने कभी मम्मी को सपोर्ट नहीं किया, मेरे मामा ने कभी मम्मी को सपोर्ट नहीं किया। अगर वो उस टाइम आके मम्मी को सपोर्ट करते तो शायद मेरी जिंदगी और मम्मी की जिंदगी सुधर जाती, क्या पता मेरे बाप को ही अकल आ जाती, मगर नहीं, किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। मेरी मम्मी, मतलब अगर मैं एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करूं, जल्लाद, हिटलर, वैसी है आज भी। और आज भी क्यों बोल रही हूँ, और अभी आप सोच रहे हो कि आज भी मैं अपनी मम्मी को याद करती हूँ, पापा को याद करती हूँ,
और आज तुम ये कह रही हो कि तुम हिटलर हो, तुम जल्लाद, तो उसका आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों बोल रही हूँ। मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मामी तो भाई साहब मेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोलने के लिए आई थी, पूछो मत। मेरी मम्मी, बड़ी मामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे जिंदगी में जहर घोलने के लिए। मेरी बड़ी मामी क्या करती थी, आज भी बहुत अच्छे अच्छे किस्से याद है मुझे। मैं मानती हूँ मेरी गलतियां होती थी, कहीं ना कहीं मेरी गलतियां होती थी, और कहीं ना कहीं और मैं हर एक चीज को एक्सेप्ट करने को भी तैयार हूँ, बट उसके पीछे क्या रीजन होता था वो कोई नहीं जानेगा। पहले मेरी मम्मी मेरे को टिफिन नहीं देती थी स्कूल में ले जाने के लिए, लंच नहीं देती थी। मैं लोगों के मुंह देखती थी। जब मम्मी लंच देती थी तो लगातार सिर्फ नमक अजवाइन के पराठे, सिर्फ नमक अजवाइन के पराठे, सिर्फ नमक अजवाइन के पराठे अचार के साथ। और वो पराठे इतने कड़क हो जाते थे, निकलने का मन नहीं करता था। मैं रोज रोज अपने दोस्तों के सामने, अपनी क्लास के सामने एक ही टिफिन खोल रही हूँ। रोज रोज अपने दोस्तों से क्या सुनने को मिलता है वो तो नहीं बताया ना मैंने मम्मी को कभी। मैं टिफिन नहीं खाती थी, वापस ले आती थी, खोलती भी नहीं थी टिफिन, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेइज्जती होगी। 10 लोग पूछेंगे कि तू रोज यही लाती है, तू रोज यही लाती है। हम देख ये लेकर आए, हम देख आलू के पराठे लेकर आए, हम देख पास्ता लेके आए, हमें आज मम्मी ने मैगी दी है, हमें आज मम्मी ने बिरयानी दी है, ये सब मुझे सुनने को मिलता था। तो मैं टिफिन नहीं खाती थी, वापस ले आती थी, और टिफिन में से ना रोटी निकाल के छुपा देती थी कहीं। तो जब सफाई होती थी तो मम्मी को मिलती थी, कभी नानी को मिलती थी, कभी बड़ी मामी को मिलती थी, तो वो शिकायत करती थी। वो मेरे से पूछते थे कि तूने क्यों छुपाई, जब तेरे को खाना नहीं होता तो मना कर दिया कर। अब उनको क्या बोलूं, मम्मी को मना करती हूँ कि मम्मी लंच दूसरा दे दिया करो, मम्मी नहीं मानती। उनको सिर्फ नमक अजवाइन के पराठे देने, रोज नमक अजवाइन के पराठे अपने अचार के साथ। वो पराठे निकलने लायक नहीं होते थे, सूख जाते थे वो पराठे। तो खाना मिलने लग गया तो मम्मी उस पर सुनाने लग गई, मम्मी उस पर मारती थी बहुत ज्यादा, और ऐसा मारते थे कि जब तक खून ना निकले, जब तक कोई शरीर का एक अंग सूज ना जाए, तब तक मारती चली जाती थी। मेरी मम्मी ने मुझे हैंकर से पीट रखा है, वाइपर से पीट रखा है, पाइप से पीटा हुआ है। मेरी मम्मी ने बहुत कम जुल्म नहीं करे। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे बाप की बहुत बड़ी गलती है, बट मेरी माँ ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे को सिर्फ पूरे घर में प्यार करने वाला एक मेरी नानी थी, बस वो मेरी नानी थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और आज भी बहुत याद आती है। मैं जब भी मम्मी से पिटती थी ना तो मेरी नानी मुझे आके बचाती थी, और कहती थी कि आज से जब तक तेरी नानी जिंदा है ना तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो मेरी मम्मी को डांट देती थी कि इस पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, बच्ची है ये, कल को कहीं ऊंच नीच हो गई तो उसकी शादी नहीं होगी। और मम्मी जब भी मेरे को डांटती थी, मारती थी, तो मैं नानी के पास सीधा भागती थी, नानी मम्मी ने मारा है। नानी मेरी साड़ी पहनती थी, नानी अपने मतलब लैब पे अपना मेरा सिर रखती थी और कहती थी बेटा तू घबरा मत, जब तक तेरी नानी जिंदा है ना तेरे को कुछ नहीं होगा। और जब तक मेरी नानी जिंदा थी ना तब तक ऐसा लगता था कि हाँ यार मेरी जिंदगी में कोई है जो मुझे प्यार करता है। मेरी नानी के अलावा मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, और आज बहुत याद आती है नानी की। कभी कभार अपने कमरे को बंद करके, अंधेरा करके बहुत रोती हूँ नानी की फोटो देख के, बहुत, कि नानी या तो वापस आ जाओ या तो मुझे अपने पास बुला लो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं थक चुकी हूँ इस दुनिया से, मुझे अपने पास बुला लो। आज भी कहीं ना कहीं दिल में ये है कि नानी या तो अपने पास बुला ले या तो तू वापस आ जा। मगर क्या करे, जो होनी को तो कोई डाल नहीं सकता, नानी वापस आ नहीं सकती, नानी मुझे अपने पास बुला नहीं सकती। जब लड़की को घर में प्यार नहीं मिलता वो प्यार बाहर ढूंढती है। मेरी मम्मी ने कभी मेरी चीजें नहीं समझी,
मैं बीमार हूँ तब भी जबरदस्ती स्कूल भेजना, मारना, कभी बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं करा। लोगों के बर्थडे के माइलस्टोन्स होते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, फिर आई थिंक 10-11 साल, पता नहीं, मुझे याद पता भी नहीं, क्योंकि मेरे कभी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हुए हैं घर पे। 18वें बर्थडे पे तो अपनी मम्मी से गालियां सुन रही थी मैं कि अब तो ये चलती फिरती रंडी हो गई है। 18वें बर्थडे पे, 2018 की बात है ये। 1 सितंबर 2018 को मेरा बर्थडे था और 8 सितंबर 2018 को मेरी नानी चल बसी थी। मेरे बर्थडे के सही 7 दिन बाद उनको कैंसर था। और पता की बात क्या है, जब नानी की डेथ हुई उसके 1.5 साल पहले तक मेरी और नानी का कोई कांटेक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे छोटे मामा ने नानी को कसम दे दी थी, अगर तुमने इन दोनों से बात करी ना तो मैं तुमसे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो मेरी नानी ने अपने छोटे बेटे की कसम मरते दम तक कायम रखी। एक लफ्ज नहीं बोली थी वो हॉस्पिटल में भी, जब उनसे मिलने गई थी मैं, ना सिर पे हाथ रखा। मरते दम तक उनकी कसम कायम करके गई थी नानी, कुछ नहीं बोली थी। और उस टाइम वो बोलती भी क्या, इतना तो कीमोथेरेपी से वो जूझ रही थी, उनको पता था कि वो जाने वाली है। और जब नानी की डेथ हुई ना तो ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं बचा। ऐसा लग रहा था कि अब मेरा क्या होगा, अब कौन बचाएगा मुझे मम्मी की मार से, कौन बचाएगा मम्मी की डांट से। मेरी बचपन की जिंदगी ऐसी सत्यानाश गई है ना कि मेरे अपने घर के लोगों ने मेरे ऊपर नजर डाली है। मेरे अपने घर के लोगों ने, मतलब नानी के घर के लोगों ने, नाम नहीं बताऊंगी, रिश्ता नहीं बताऊंगी, नजर डाली और जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मम्मी को आके बताया, आप मानोगे नहीं मम्मी के क्या लफ्ज थे, तूने उकसाया होगा। 8 साल की लड़की एक आदमी को क्या उकसाएगी? फ्रॉक पहनी हुई थी मैंने यार, 8 साल की लड़की फ्रॉक ही पहनेगी और क्या पहनेगी? उनको मैंने बताया, द वे शी रिप्लाइड, द वर्ड्स आर, तूने उकसाया होगा। एंड मैं सोच रही हूँ कि ये क्या होता है, मैंने क्या उकसाया, मतलब क्या करा होगा मैंने। फिर बाद में जाके मुझे इस चीज का मतलब पता चला, उकसाने का मतलब रियलिटी में होता क्या है। यार एक 8 साल की लड़की क्या उकसाएगी एक आदमी को, अपने से बड़े आदमी को, वो भी एक रिश्ता, मतलब अच्छे खासा रिश्ता है मेरा उनसे। ऐसे करते 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 साल बीत गए, साल के साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 11, 12, 13। उस दौरान में मेरी मम्मी मेरे को, होती ना लोहे की जंजीर जो होती है जिससे आप कुत्ते को बांध के रखते हो या फिर कोई सामान बांधते हो, वो ना इस पैर पर बांध देती थी। और हमारे ना सीढ़ियाँ होती थी घर में, नानी की घर में सीढ़ी है, उसके ग्रिल से बांध देती थी, लॉक कर देती थी, एक पैर पे जंजीर और एक से वो। क्यों? खेलने नहीं जाना। लोग, मतलब मेरे घर के जो बच्चे हैं ना, शाम को पार्क जाते थे, मुझे नहीं जाने देना, मैं रोती बिलखती रहती थी। छिल रहा है एड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, रो रही हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन में ना मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता था, जब छोटी थी, जब बिल्कुल समझ नहीं थी, 8, 9, 10, 11, 12 साल की बात बता रही हूँ मैं। मुझे अंधेरों से ना बहुत डर लगता था। तो हमारे छत पे ना एक कमरा है, नानी के घर पे एक कमरा था जो मतलब स्टोर रूम था, वहाँ पे लाइट नहीं होती थी, तो जो भी सामान निकालना होता था ना तो हम दिन में ही जाते थे। अगर कोई मैंने गलती कर दी या कुछ कर दिया या कुछ भी XYZ कुछ भी कर दिया, इतना तो चीजें याद नहीं है, बहुत जुल्ली हो गई, रो रो के अपनी जिंदगी बर्बाद करी है मैंने। मम्मी उस रूम में जाके ना बंद कर देती थी, और उस रूम से मुझे इतना खौफ था ना, मुझे अंधेरे से पहले बहुत डर लगता था।
मम्मी उस रूम में जाके बंद कर देती थी, ना खाया ना पिया, प्यासी चिल्ला रही हूँ मम्मी खोल दो, मम्मी खोल दो, मुझे डर लग रहा है मम्मी, मुझे डर लग रहा है मम्मी, मुझे डर लग रहा है, खोल दो। रोते 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 जमीन पे ही सो जाती थी। कब खोल रही है? रात के 2-3 बजे, सुबह के 4 बजे आके खोल रही है, चल नीचे चल मेरे पैर दबा दे। उस बच्चे से वो पूछती भी नहीं थी तो ठीक है बेटा। खोलने भी आती थी तो अपने मतलब के लिए आती थी, चल मेरे नीचे पैर दबा दे, चल झाड़ू लगा दे, चल ये काम कर दे, चल अपने कपड़े धो, चल। ऐसे वो मेरे से बात करती थी। वो उस बच्चे से पूछती भी नहीं थी कि बेटा तो ठीक है, सॉरी मैंने तेरे को बंद कर दिया था, बट तूने भी तो गलती करी। तो मेरी मम्मी ने कभी मुझे प्यार से नहीं समझाया, कभी नहीं समझाया, जिंदगी में कभी नहीं। और आज ये वक्त है कि अब सिर्फ अंधेरे कमरे में रहती हूँ। अब सिर्फ अंधेरे कमरा पसंद है, लाइट्स तो पसंद ही नहीं है, रोशनी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सिर्फ अंधेरा कमरा बस, और आंखों में आंसू। रोज रात को ऐसी सोती हूँ मैं, किसी को कुछ नहीं बोलती, किसी से कोई बात नहीं करती, किसी से कोई चीज शेयर नहीं करती। कभी मम्मी ने करी नहीं, आदत ही नहीं रही शेयर करने की। आप लोगों को लगता है कि इस चेयर पे आके जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत आसान रहा है, मैं सैलरी पे हूँ, और इस चेयर पे आने तक का सफर ना मेरा बहुत मुश्किल से बीता है। मैं जब 5th क्लास में थी, मैंने अपना फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मैं सरदारों के स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ, GHPS स्कूल रहा है मेरा। तो वहाँ पे ना 5th से या 6th से, आई कंफ्यूज हो रही हूँ, सूट लग गए थे मेरे, कुर्ता पजामा और चुन्नी। मम्मी मेरे को इतना टॉर्चर करती थी ना, इतना रुलाती थी, इतना मुझे मेंटली हरेस करती थी। तो जो दुपट्टा होता है ना, मैं उसी से अपना गला बांधने लग जाती कि बस खत्म हो जाती जिंदगी, रहना ही नहीं है बहन, जो निकल यहाँ से। ये मेरे वर्ड्स होते थे छोटी सी बच्ची के मुंह से कि अब मुझे मार दो, बस अब खत्म करो जिंदगी, नहीं रहना मुझे अपनी मम्मी के साथ। बेहोश भी हुई हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता था किसी को कि आज तक कहाँ है कहाँ नहीं है। आस्था सिर्फ आज तक, आज के टाइम तक आस्था सब आस्था को तब याद करते जब आस्था से काम होता है। आज तक सभी लोगों की बात कर रही हूँ, आज तक अगर आस्था तब याद आती जब आस्था से कोई काम होता है, वरना आज तक कैसे जी रही है, कैसे मर रही है, कहाँ है। अगर वो पूरे दिन से दिखी नहीं है तो वो लड़की है कहाँ, क्यों नहीं दिख रही है? किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था मेरे घर में। फिर आगे चलते मेरी मम्मी का टॉर्चर और बढ़ने लग गया, गालियां ऐसी कि सारी जिंदगी में नहीं सुनी थी मैंने, जिंदगी में नहीं सुनी थी। तेरे को 10 लोगों के नीचे आना है, तेरे को 10 चाहिए, तेरे को। भाई साहब मेरे को ऐसा लगता था कि बोल क्या रही है मेरी मम्मी। जब मैंने अपनी मम्मी को ये चीज बताई थी ना, तब से और रवैया उनका खराब हो गया था कि मेरे साथ मेरे घर वालों ने बदतमीजी करी। तब से और उनकी गालियां ऐसी बढ़ गई थी कि पूछो मत। मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया, किसको ताकती हुई आ रही थी, किसके साथ मरवा के आ रही थी, ये वर्डिंग्स होते थे मेरी मम्मी के। किसी से हंस के बात कर ली, ये तो तेरा खसम लगता है ना, इसे चुत्ती होगी तू, ये वर्डिंग्स थी मम्मी के। मेरा कोई दोस्त भी नहीं बनने दिया मेरी मम्मी ने, ना स्कूल टाइम में ना कॉलेज टाइम में, कभी नहीं। अगर पता चल गया ये मेरा दोस्त है, उसके घर में जाके लड़ाई कर देना, उससे लड़ जाना, उसको ऐसा बोल देना कि उसकी मम्मी मेरे से बात ही ना करने दे। आधे लोग तो बचपन में मेरे से इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि मेरे को बोलते थे इसके मम्मी पापा का तो केस चल रहा है, बेटे इससे दूर रही हो, ये तेज लड़की है। अरे उस छोटे बच्चे को क्या पता। पीटीएम में पापा नहीं आते थे, बच्चे पूछते थे कि तेरे पापा क्यों नहीं आते, उनको क्या बोलूं।
जब जवाब देती थी पापा मम्मी अलग रहे तो उनका केस चल रहा है, वो अपने घर पे जाके बता देते तो घर वाले उनको मना कर देते थे कि बेटा उससे बात मत करियो। मैं ना यहाँ की ना मैं वहां की, बीच में लटक जाती थी मैं बार बार। और जब लोगों को पता चलता था ना कि मेरे मम्मी पापा का केस चल रहे, दोनों अलग रहते, तो और लोगों को मसाला मिल जाता था। मेरे से आके पूछते थे कि बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारे पापा मम्मी अलग क्यों हो गए। उन लोगों को इतनी अकल नहीं होती थी कि भाई बच्चे से तुम ये चीजें पूछ रहे हो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और सही में असर पड़ता है। आज आपके सामने बैठी हूँ, आपको चीजें बता रही हूँ, बहुत गंदा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। रोता है वो अंदर बच्चा, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ नहीं, उसका बाप उसके साथ, उसके साथ कोई भी नहीं। वो किसको क्या बोलेगा जाके, क्या जवाब देगा वो तुम्हें। लोगों को तो सिर्फ अपना मसाला चाहिए, मसाले मिलते थे उन्हें। मेरी मम्मी ने, मैं अपनी मम्मी को गलत नहीं ठहरा रही, मैं आपको अपनी जिंदगी बता रही हूँ कि किस चीजों से मैं गुजरी हूँ। मगर हाँ, मेरी मम्मी कहीं ना कहीं तो मेरे लिए गलत है ही, और मैं हमेशा बोलूंगी हाँ मेरी मम्मी गलत थी मेरे को लेके। अगर वो चाहती तो वो बहुत अच्छी जिंदगी दे सकती थी मुझे। और मेरे पास एग्जांपल्स भी हैं। आप लोग बोलोगे ना कि हाँ हरेसमेंट होती है, मैं मानती हूँ हरेसमेंट होती है, मैं मना नहीं कर रही, होती है। अकेली लड़की जॉब पे भी जा रही है, कोर्ट भी देख रही है, बच्चे को भी देखना, हरेसमेंट होती है, सबको होती है, मैं मानती हूँ। मैंने बहुत केसेस देखे हैं मायका में। मगर वही चीज अगर मैं ये चीज भी देखूँ ना, वो अपने बच्चे को भी बहुत अच्छे से पाल रही होती है, अपने बच्चे को हर चीज दे रही होती है। और मैं यही चीज सोचती कि यार मेरी मम्मी ने क्यों नहीं किया ऐसा। वो लड़की भी तो अकेले जी रही है, पाल रही है अपने बच्चे को, उसके भी केस है घर में, मगर वही वो अपने बच्चे को बहुत प्यार भी कर रही है। मेरी मम्मी ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, मैं ऑन स्क्रीन लाइफ पे कह रही हूँ, कभी मम्मी ने प्यार नहीं किया। अपने कर्तव्य पूरे निभाए, मुझे पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, कपड़े भी दिए पहनने को, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे दी, ये नहीं कि फटे पुराने, अच्छे जूते चप्पल देना। बट जब वो चीजें दिला देती थी ना, या दिला रही होती थी, ताने पड़ रहे होते थे, तेरे बाप ने तेरे को पैसे नहीं दिए, तेरे बाप ने ये, तेरे बाप ने वो, तेरे बाप ये, तेरा बाप। भाई साहब पागल हो जाती थी मैं सुन सुन के। मैं यही बोलती थी दिलाना है दिलाओ, नहीं दिलाना मत दिलाओ, मगर मुझे ऐसे सुनाओ मत। मैं नहीं मांग रही आपसे, आपको दिलाने तो दिला दो, नहीं दिलाने तो मत दिलाओ, मगर सुनाओ मत। क्योंकि मम्मी मार्केट में खड़े होकर सुना रही होती थी, वो शॉपकीपर मुझे देख रहा है कि एक माँ अपनी बेटी को क्या सुना रही है। लोगों के सामने बोल देती थी कि तू अपना जिस्म बेच के नहीं लेकर आ रही पैसे, ये मेरी मेहनत की कमाई है, तेरा बाप तो आराम से पड़ा हुआ है फ्री। मेरी कहती थी मेरा गले पड़ा ढोल है जो मुझे बजाना पड़ रहा है। यार मैंने तो नहीं कहा था ना मुझे पैदा करो, मैं तो नहीं भगवान से बोल रही थी ना कि इसी घर में लाके झोंक दे, मैंने नहीं बोला था भाई। किस्मत खराब थी, पता नहीं कौन से पिछले जन्म में पाप किए थे जो ऐसी जिंदगी दे रही है। फिर ऐसे करते 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 2013 आ गया। 2013 मेरा ड्रास्टिक चेंज था भाई साहब लाइफ का। 2005 से हम 2013 तक नानी के घर में रही, और उस टाइम में बहुत पिटती थी, चेन से बांधना, बहुत ज्यादा गाली गलौज करना, कहीं बाहर नहीं लेके जाना। कहीं बाहर लेके जाने से याद आया, मेरी मम्मी को ना मूवीज देखने का बहुत शौक है। तो मेरी मम्मी पता है क्या करती थी, मेरे को नहीं लेके जाती थी अपने साथ मूवी देखने। मेरी जो कजन बहन है, मतलब अपने भाई की बेटी को लेके जाती थी। और एक चीज बहुत दुख देती थी कि मेरे को क्यों नहीं लेके गया। राधिका को क्यों लेके गए, राधिका नाम है मेरी कजन बहन का। पता है बोलती थी, वो तेरी तरह नहीं है, अपनी माँ की बात मानती है, सारे काम करती है। और आपको लिटरली बताऊं, वो कोई काम नहीं करती थी उसकी माँ, बल्कि उसकी सेवा करती थी। मैं अपने कमरे का झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ, जिस कमरे में हम रहते थे उसका घर झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ, डस्टिंग भी कर रही हूँ, अपने कपड़े खुद धोती थी मैं। 4th क्लास की लड़की अपनी यूनिफॉर्म खुद धो रही है और चूल्हे पर खड़ी है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी मामी को पसंद नहीं था। शुरू में रोटियां खिलाई है बना बना के, उसके बाद रोटियां बनानी बंद कर दी थी मामी ने। लड़ने लग जाती थी कि मैं क्यों सेकूं रोटियां तुम्हारी।
और वो मेरी मम्मी के कान भी भरती थी। मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मामी की पट्टी पहले थी, अच्छी थी। बड़ी मामी ने बोला कि आस्था ने ऐसा किया है, मम्मी ना आओ देखती थी ना ताओ, मारना शुरू। अरे पूछ तो लो उस लड़की से, उसने करा या नहीं करा। चौथी क्लास की लड़की चूल्हे पे खड़ी है, रोटी बना रही है, हाथ जलते थे मेरे, कड़क बन जाती थी रोटी तो मम्मी से पिटती थी, रोटी बनाई है। तुम ये नहीं देख रहे, चौथी क्लास की लड़की रोटी बना रही है खड़े होके। कभी कभार नानी मेरे से चकला बेलन ले लेती थी कि ला मैं बनाऊं, तेरा हाथ जल गया है। उसमें अकल नहीं है कि नीचे आके खुद रोटी सेक ले। चौथी क्लास से रोटी बनानी शुरू कर दी थी मैंने, अपनी यूनिफॉर्म खुद धोती थी। वो ब्रश आता है ना, ब्रश रगड़ने वाला, तो वो ये चीज यहाँ लगती थी, छिलता था मेरा, क्योंकि छोटे से हाथ है यार, ब्रश इतना बड़ा है, तुम खिसवा रहे हो, वाइट यूनिफॉर्म होती है मेरी, होती थी, रगड़ती थी ना तो छिलता था। मम्मी के पास वॉशिंग मशीन थी, मगर मशीन से मेरे को नहीं धोने देती थी कपड़े। मशीन मेरे से खराब हो जाती थी, 2 बार 3 बार मशीन मेरे से टूट जाती थी। काम भी उन्हें करवाने मेरे से सारे, और वो चाहे कि हर चीज बच्चा एक्यूरेट करे तो वो चीज नहीं हो सकती ना, मेरे से चीजें खराब हो जाती थी, मैं मानती हूँ। उसके पीछे बहुत पिटती थी मैं। फिर मम्मी ने मशीन से कपड़े धुलवाने मैंने बंद कर दिए, मम्मी खुद ही धोती थी और मैं अपने कपड़े खुद धो रही होती हूँ। मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं जितनी आपको लगती है, जितनी लोगों को लगती है। आप लोगों को सुन के कहीं ना कहीं सिंपैथी आ रही होगी, कहीं ना कहीं दुख हो रहा होगा, मगर वो मेरे पे बीती है, मेरे पे सोचो कितनी बुरी तरह से बीती होगी। मैं तो बता भी नहीं पा रही अपनी पूरी 20 साल की उम्र की लाइफ कैसी रही है, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कहीं जगह अटकूंगी, कहीं जगह कुछ बोल नहीं पाऊंगी, कहीं जगह कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। करते 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 साल बीत गए। 2013 में हमने नानी का घर छोड़ दिया। चॉकलेट के लिए तरसती थी मैं मम्मी के टाइम पे। कोई स्टेशनरी पसंद आई है ना, अच्छी सी पेंसिल, अच्छी वाली लेड पेंसिल, कुछ भी XYZ, बोलती थी मम्मी दिला दो। और द वे शी रिएक्ट्स, मैं वो बता रही। तेरे बाप ने तेरे को दिलाई है कभी? अपने बाप से मांग जाके, या अपना जिस्म बेच के लेकर आ। ये उनके वर्डिंग्स होते थे। फिर आई खबर फरवरी 2013 में कि मेरे दादाजी अब नहीं रहे। 2 फरवरी की बात है, आई थिंक मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। वही चीज फिर से दोहराई गई। सेवा के लिए जब तक सेवा करती रही मम्मी और मैं, तब तक हम अच्छे थे। उस दौरान मम्मी ने कंसीव कर लिया था। मम्मी पापा साथ रहते थे। मम्मी पापा ने दूसरा घर खरीद लिया था विवेक विहार में। एंड ही इज अ गुड बिल्डर, ही इज अ गुड बिजनेसमैन। मेरी मम्मी की साइड की फैमिली भी बहुत अच्छी है, रिच है। मेरे फादर की साइड की भी फैमिली बहुत अच्छी है, रिच है। दोनों बहुत अच्छे रिच फैमिली से हैं। मेरे फादर इज अ गुड बिजनेसमैन, ही इज अ गुड बिल्डर। ही हैज 2 फैक्ट्रीज इन हिसार एंड हासी। बहुत अच्छा मतलब है, ये नहीं है कि रोड छाप लड़के से शादी करी थी मम्मी ने। तो उस दौरान मम्मी फादर का, पापा और मम्मी का रिलेशन बना है। माय मदर कंसीव द सेकेंड बेबी। 8 फरवरी को फिर से मम्मी को और मेरे को घर से मतलब निकाल दिया, मारपीट करके, बहुत गंदी तरीके से मारा गया। फिर मार्च में मम्मी को जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो पूरी दुनिया पलट गई भाई मेरी। मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मत कोर्ट में बताओ, क्योंकि अगर कोर्ट में बता दे कोई महिला कि वो प्रेग्नेंट है और वो कोर्ट में दर्ज हो जाए कि द वुमन इज प्रेग्नेंट राइट नाउ, तो आप चाहकर भी अबॉर्शन नहीं करवा सकते। कोर्ट ने मना कर दिया मम्मी को अबॉर्शन कराने से। क्या बोलूं, मैं समझ ही नहीं आ रहा। मन तो कर रहा है कि बस इतनी भड़ास निकालूं ना इस वीडियो में कि मेरे साथ जो हुआ है और लोगों को बताओ कि भाई नहीं होती आसान जिंदगी लड़की की। और आपको बताओ, जब मेरी बहन पैदा हुई 2013 में, मेरी बहन पैदा हो गई थी। इतना ज़्यादा लंबा मैं आपको बताऊंगी तो वो कोई फायदा नहीं है। कम टू द पॉइंट। 2013 में मेरी बहन पैदा हो गई, मेरा बाप फिर छोड़ के चला गया।
कि बेटी पैदा कर दी। उसका गुस्सा, उस चीज का गुस्सा भी मेरे पे निकला। और पता कैसे निकला? मम्मी मेरी छोटी बहन से कोई नफरत नहीं करती, उसको और बल्कि प्यार करती है, दुगना प्यार करती है, दुगना क्या 10 गुना प्यार करती है। अच्छी बातें करना चाहिए। अगर पहली बेटी को प्यार नहीं किया तो दूसरी बेटी को तो मम्मी बहुत अच्छे से रख रही है। आपको बताओ क्या बोल के मेरे को बोला, ताने पड़ते थे पढ़, जब मेरी मम्मी ने दूसरी बहन पैदा कर दी। तेरी वजह से तो मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया था, अब ये जब आई है तो कम से कम मेरे साथ मेरा पति 9 महीने तो रहा है साथ में। क्योंकि जब कोर्ट में पता चल गया था कि मम्मी प्रेग्नेंट है तो फादर ने मना कर दिया कि बेटी मेरी नहीं है। तो फिर मम्मी ने मानहानि का दावा डाला था कि अगर बच्चा इसका नहीं हुआ डीएनए टेस्ट के बाद तो मुझे 30 लाख रुपए मुआवजा चाहिए। तो पापा ने इससे बचने के लिए एक्सेप्ट कर लिए थे कि हाँ ये बच्चा मेरा है। तो कोर्ट के थ्रू रिकनसाइल हुआ था, वापस हम रिकनसाइल हुए तो घर में मतलब पापा हमें अलग से रेंट के घर पे लेके गए थे और हम रह रहे थे। 2013 में जब हमने नानी का घर छोड़ा था तब नानी ने और नाना ने और छोटे मामा ने ये बोल दिया था कि अब जब घर छोड़ के जाओगी वापस तो वापस एंट्री नहीं करोगी। ये एक तरफ पापा का रिकंसाइलेशन एक तरफ और मेरी बहन का पैदा होना एक तरफ, ये तीनों मिला के मेरी जिंदगी में ऐसा पहाड़ टूटा था ना इस चीज का कि बस मेरी जिंदगी ऐसी बर्बाद होती चली गई, इतनी होती चली गई कि मुझे खुद ही नहीं पता वो 20 साल कैसे निकाले मैंने। 2013 में जब मेरी बहन पैदा हो गई, मेरी मम्मी ने मेरी गोद में डाल दिया कि तेरे को पालना है, मैं अपने कोर्ट केस वगैरह में देखूंगी, मुझे अब न्याय चाहिए। तो मम्मी कोर्ट केस में डाइवोर्ट हो गई। 13 की बात है तो मैं शायद 8th 9th में थी। 8th 9th में एक बच्चा है और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा और डाल दो और उसको पता हो कि भाई, मुझे नहीं पता था कि कैसे बच्चे पालते हैं, ABCD नहीं पता यार मुझे बच्चे पालने की, कैसे दूध पिलाना होता है, कितना गर्म दूध पिलाना होता है, नैपी कैसे बदलते हैं, मुझे नहीं पता था, नहीं किया था मैंने कभी जिंदगी में। फिर भी मैंने उस चीज को करा, समझा, देखा, करती थी मैं अपनी बहन का सब कुछ। तब भी रोज पिट रही हूं मैं, हर चीज का गुस्सा मेरे ऊपर। तुम 13 साल की लड़की को नंगा करके टेरेस पे खड़ा कर रही हो, लोग देखते थे मुझे, छोटी छोटी गलतियों पे इतनी मतलब हिटलर जैसी सजा देती थी मेरी माँ मुझे, हिटलर जैसी सजा। नंगा करके एक 13 साल की लड़की को तुम नंगा करके, एक कपड़ा नहीं होता था नंगा मतलब नंगा, अंडरगारमेंट्स भी मेरे शरीर पे नहीं थे और मेरे को टेरेस पे खड़ा कर दिया था और आस पड़ोस के सारे लोग मुझे देख रहे थे। They all are watching। क्या बीती होगी मेरे मन पे, मेरे दिल पे। मैं कुछ समझा भी नहीं पा रही हूँ आपको, इतने सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है ना, मैं चाह कर भी नहीं बता पा रही हूँ। अगर बताना भी चाहती तो वो लफ्ज निकल नहीं पा रहे मेरे मुंह से। चलो लेट्स फर्दर, मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसे करते करते मतलब मेरी बहन को मैंने पाला पोसा, मम्मी बहुत मारती थी, पेपरों के टाइम पे मेरी बुक्स फाड़ देना। तुम एक तरफ मुझे इतना स्ट्रेस दे रहे हो कि तेरे को बच्चे का भी देखना है, तुम एक तरफ स्ट्रेस दे रहे हो तो खाना बना रही हो, तो एक तरफ स्ट्रेस ये था कि मेरे पेपर आ रहे हैं, मुझे पढ़ना भी है। अरे एक लड़की क्या क्या देखेगी यार, रोबोट समझ रखा है क्या मुझे? मैं अगर एक एक दिन आपको बताऊं ना कि कैसा बीता है तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पता नहीं कितने पार्ट्स निकालने लगते पड़ जाएंगे। तो इसको शॉर्ट करके मैं आपको बताती हूँ। 2013 में जब बहन पैदा हो गई थी उसके बाद मेरी जिंदगी और खराब हो गई, ऐसे कि मम्मी का बिल्कुल ध्यान कोर्ट कचहरी में, और अपनी छोटी बेटी को ज्यादा प्यार करती थी, मम्मी मुझे नहीं करती थी। जब वृंदा हो रही थी तो बिल्कुल ही और ज्यादा मम्मी मेरे लिए नेगेटिव हो गई थी। मेरे को पीरियड्स होते थे तो पीरियड्स के टाइम पे इतना गंदा मेरे साथ बिहेव करती थी, पैड नहीं देना,
मेरी, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, पैड भी वो गिन गिन के देती थी। एक पैड मुझे 2-2 दिन चलाना पड़ा है, रैशेस हो जाते थे मुझे। 2-2 दिन मैंने एक पैड चलाया है। कैसे समझाऊं आपको क्या क्या चीजें हुई है मेरे साथ। और लोग आज बोलते हैं, मतलब जब मैं यहाँ बैठ के लेडीज के बारे में सुन रही होती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी के बार बार अपना पास्ट रिकॉल होता रहता है। तो सोचो जो पॉडकास्ट कर रहा है वो कितना बार बार उसी चीज को सोच रहा है, उसी चीज को रिकॉल कर रहा है, क्योंकि लेडीज की कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी कहानियां होती है जो मेरी लाइफ से रिजेंबल कर रही होती है। मैं वापस से अपना पास्ट में चली जाती हूँ। आप कई वीडियोस में देखोगे कि मैं कहीं ना कहीं खो रखी हूँ या एक तरफ देखती, तो उस टाइम में अपने पास्ट में रिकॉल हो जाती हूँ। पीरियड्स के टाइम पे सिलेंडर उठवाना, जबकि बोला जाता है कि भारी काम नहीं करना चाहिए, पैड ना देना, अंडरगारमेंट्स खरीद के नहीं देती थी मम्मी मुझे, लूज हो जाते थे, सेफ्टी पिन लगा लगा के पहन रही हूँ। पीरियड्स के टाइम पे उसी जगह पे लात मारना, जब मम्मी मुझे पीटती थी और अगर उस टाइम मेरे पे पीरियड्स चल रहे हैं तो उसी जगह पे लात मारना। मेरी हालत बुरी सी बुरी हो जाती थी, चिल्लाने का मन करता था मगर आवाज अंदर ही रह जाती थी। जला देना गरम गरम करछी से। ये 2013 के बाद की बात बता रही हूँ कि ऐसे इस तरह की तरीके से मेरे को मारा जाता था। घर के काम भी करने हैं, मेड हटाती थी मम्मी ने, क्योंकि पैसे होते नहीं थे, रेंट भरे या मेड को पैसे दे या राशन भरे। क्योंकि पापा तो जब वृंदा पैदा हुई थी उसके 2-3 दिन बाद पापा फिर से घर छोड़ के भाग गए थे अपने घर, रेंट के मकान पे हमें छोड़कर। कैसे समझाऊं आप लोगों को। ठंड का टाइम होता था, कपड़े धुलवाना ठंडे पानी से, छत पे बिठा देना। समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं कि कितना दर्द भरा पड़ा है इस दिल के अंदर आज तक। जबकि मैं मायके में आके रह रही हूँ, 3 साल मुझे हो चुके हैं, मेरी लाइफ वहां से बिल्कुल हट चुकी है, बट स्टिल आज भी उस चीज को वो दर्द है मेरे अंदर। आज भी वो जख्म बिल्कुल ताजा है, क्योंकि उस जख्म को अभी तक भरम लगाने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ढंग से कि जिंदगी मेरी बीती कैसे है। अलग अलग लोग बोल के चले जाते हैं तो बेअक्ल है, जबकि उसको पता भी नहीं है पीछे कि उस चीज वो काम उसने करा है या नहीं करा। बचपन से आज तक कंपैरिजन में ही जिंदगी बीत रही है मेरी। बचपन में मेरी माँ मेरे को अपने भाई की बेटी से कंपेयर करती थी, और आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में आज भी कंपैरिजन होता है, आज भी सप्रेस होके रहना पड़ता है मुझे। कभी अपने हक के लिए बोल ही नहीं पाती मैं यार। मुझे पता है सामने वाला गलत कर रहा है, औरों को भी पता है कि वो सामने वाला गलत कर रहा है, मुझे पता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, बट स्टिल आई हैव टू सप्रेस माई सेल्फ, आई हैव टू बी क्वाइट। क्यों? क्योंकि उसका दर्जा ऊपर है। घर पे रोज चिल्लम चिल्ली, मार पटाई, पता नहीं क्या क्या, भूखा मारना, 3 दिन 4 दिन तक खाना ना देना, पीरियड्स के टाइम पे मारना, बुखार है तब भी काम कर, हाथ जल गया तब भी काम कर, पैर टूटा पड़ा है तब भी काम कर, मर रही है तब भी काम कर, पेपर है तब भी काम कर। ऐसी तो सौतेली माँ से भी गई गुजरी मेरी जिंदगी बीती है अपनी माँ के साथ। बाप तो सोने पे सुहागा, बाप को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चे पैदा करे छोड़ के भाग गया। आज भी मेरा बाप आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, वो दूसरी वाली के साथ, और मेरी मम्मी मेरी बहन के साथ। गया किसका? सिर्फ मेरा।
आज रो कौन रहा है आप लोगों के सामने? सिर्फ मैं। आज भी अंधेरे कमरे में कौन रोता है? सिर्फ मैं। आज भी कोई पूछने वाला किसको नहीं है? सिर्फ मेरे को। बहुत से लोगों से मैंने प्यार मांगने की, मतलब मैं बहुत अलग तरीके की लड़की हूँ। मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ। मैं बहुत जल्दी इमोशनली अटैच होती हूँ हर किसी से। कैसे समझाऊं आप लोगों को कि क्या ये लड़की क्या क्या सोच के क्या क्या अरमान जगाती थी, क्या क्या लोग इसके लिए अरमान जगाते थे, क्या क्या लोग उसको झूठे दिलासे दिलाते थे। और मुझे देखो पता है, मैं बहुत अलग लड़की हूँ। मुझे किसी के स्टेटस से, मुझे किसी के अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। अगर मुझे उस इंसान का नेचर अच्छा लगा है और मेरी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है तो मैं बात करूंगी। मैं क्यों किसी में डिस्क्रिमिनेट करूँ कि वो गरीब है, वो झुग्गी वाला है, वो अमीर है, ये सिंघानिया है। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। आज भी मैं वैसी हूँ, मैं नहीं करती। यार ऐसे करते 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 मेरी जिंदगी ऐसी खराब हो गई ना, पूछो मत। रेंट के मकान से हम मकान बदलते रहे, मेरी जिंदगी बदलती रही। मेरा स्कूल माशाल्लाह, क्या क्या किससे बताऊँ आपको अपनी जिंदगी के। उस दौरान मैंने स्कूलिंग के टाइम पे अपना घर भी छोड़ा। घर से निकल गई थी मैं, मतलब घर से निकली कैसे थी, स्कूल बस से उतरी स्टॉप पे और घर ना जाके मैं पार्क में जाके बैठ गई थी, ये सोच के कि अब घर नहीं जाना। फिर मम्मी ने पुलिस कंप्लेंट करवाई, बट कहते हैं ना जो होना होता है वो तो होता ही है। जो आप सोचो उसके हिसाब से तो कभी दुनिया चलेगी नहीं। पार्क में कोई अंकल मिल गए, उनको दिखा कि एक लड़की है स्कूल बैग लेके रो रही है, बैठी हुई है सहमी सी। अंकल आए, पूछे बेटा क्या है, क्यों बैठे हो यहाँ पे ऐसे। आई थी वो किसी समिति के मेंबर थे, मुझे अब याद नहीं है उनका नाम ना वो समिति। उन्होंने बोला बेटा वापस घर जाओ और आप जब घर पहुंच जाओगे तो मेरी मम्मी से बात कराना। मतलब उन्होंने समझाया बुझाया और मुझे घर भेज दिया। मैं वापस घर चली गई। जब तक मम्मी ने मिसिंग कंप्लेंट वगैरह लिखवा दी थी। अब आप बोलोगे 24 घंटे के अंदर मिसिंग कंप्लेंट लिखी जाती है। कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी, आई थिंक प्रोसीजर चल रहा था। फोटो वोटो मांगी थी पुलिस थाने ने। मम्मी ने इंटीमेट कर दिया था कि मेरी बेटी घर पे नहीं पहुंची है, वो इतने साल की है। और फिर जुवेनाइल वाला केस था तो किडनैपिंग भी बन सकता था, अबडक्शन भी बन सकता था, कोई भी केस बन सकता था। तो ये वाला चैप्टर भी क्लोज हो गया। घर से वापस आ गई तो फिर मम्मी ने बहुत मारा डांटा। फिर नानी उस टाइम थी मेरी जिंदा। मैंने नानी को बताया मैंने कि जब मम्मी इतना दुत्कारेंगी तो इंसान क्यों नहीं जाएगा घर से बाहर। दोस्ती इन्होंने तुड़वा दी मेरी। अपने आप को फन्ने खा समझती है, इनको लगता है कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी सही में यार बहुत खराब रही है। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई वर्ड्स, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ऐसे करते 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 टाइम बीतता चला गया। 12th पास हो गई। अच्छा आई थिंक 12th पास हुई थी 2018 में। मैं 12th पास आउट हुई हूँ। और उससे पहले हम रेंट के मकान चेंज करते रहते थे क्योंकि 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। तो हम एक यहाँ पे है प्रीति विहार में, हम वहाँ शिफ्ट हुए थे बलदेव पार्क में। वहाँ पे हम कम से कम आई थिंक 3-4 साल रहे, याद नहीं इतना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम। वहाँ पे रहते अब अगर मैं बोलूँ कि उस टाइम पे भी मतलब होता है ना कि माँ पे कि यार लड़की बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, इसको अब इतना ना मारूं या इसको इतना ना बोलूं। जितनी मैं बड़ी होती जा रही थी उतना लेवल ऑफ टॉर्चर, उतना लेवल ऑफ हैरेसमेंट, उतना लेवल ऑफ मतलब कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर बढ़ता जा रहा था। और मम्मी का टॉर्चर बढ़ता जा रहा था, हैरेसमेंट बढ़ती जा रही थी। मतलब मम्मी ना आओ देखती थी ना ताओ, सड़क पे खड़ी है कपड़े फाड़ देना।
3 बार मम्मी ने मेरे वहाँ पे मार्केट से, हम मम्मी ना स्कूटी चलाती है, तो मैं मम्मी के पीछे बहुत डर डर के बैठती थी क्योंकि मम्मी स्कूटी चलाते समय भी मुझे मारती थी। व्हाट शी डू, मुक्का ऐसा होता था और ऐसे मुंह पे मारती थी, और स्कूटी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ऑब्वियसली बात है, तुम किसी को मारोगे तो स्कूटी का डिसबैलेंस तो हो गई। मुंह पे मारना, पेट नोचना, मतलब स्कूटी पे जाते जाते मेरे को भी मार रही है, लोग देख रहे हैं। किन बात पे उनको गुस्सा आ जाए, किसी का गुस्सा मेरे पे, कहीं का गुस्सा मेरे पे, कुछ नहीं पता, मेरी गलती है तो पिटू, नहीं है तो भी पिटू, किसी और का गुस्सा है तो मैं पिटू, अपना गुस्सा है तो मैं पिटू, बाप का गुस्सा है तो मैं पिटू, हर चीज में मुझे ही पिटना है। तो क्या होता था, जैसे स्कूटी अगर डिसबैलेंस हो गई, स्कूटी से गिरा देना, चलती स्कूटी से गिरा देना। भाई साहब लोग देखते थे कि क्या कर रही है इसकी माँ, और लोग रुकते भी नहीं थे, उठाते भी नहीं थे। इतने बेशरम लोग हैं आजकल के समाज के, जिन समाज की वजह से आज यहाँ पे महिला यहाँ के रह रही है ना, वो समाज उठ के मेरे को उठाता भी नहीं था। बहुत बहुत किस्से हैं यार मेरी लाइफ के, बताने बैठूंगा तो शायद पता नहीं महीनों गुजर जाए। कितने लोगों ने झूठा दिलासा दिया है मुझे, और सबने धोखा दिया है। बहुत लोगों ने झूठे दिलासे दे दे के अपने काम करवाए हैं, और सबने धोखा दिया है। कुछ किस्से तो ऐसे मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती इस प्लेटफॉर्म पे। कभी वक्त आएगा अच्छा, कभी सही वक्त आएगा तो जरूर शेयर करूंगी, विद नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस, हर एक चीज। मगर आज कहीं ना कहीं लगता है कि अभी मैंने वो मुकाम हासिल नहीं किया है कि मैं आपको हर एक चीज एक डीप में बताऊं। अब आप सोच रहे होंगे लड़की है, जवान है, बाहर जाती है, घर में प्यार नहीं मिला तो बाहर प्यार ढूंढ रहे हैं, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा, मोलेस्टेशन हुआ होगा। हाँ भाई, 100 लोगों की नजरें रहती थी। अब कोई माँ अपनी बेटी के सड़क पे ही कपड़े फाड़ रही है तो लोग आंख बंद कर लेंगे क्या? नहीं करता कोई भी आंख बंद, देखते हैं और घूर के देखते हैं। मेरी मम्मी पता क्या करती थी, जैसे हम कहीं दूर गए हैं, ईस्ट दिल्ली से कहीं साउथ दिल्ली गए हैं, स्कूटी में बैठ के, मम्मी को गुस्सा आ गया तो मम्मी ने मुझे वहीं पे उतार दिया, कह रही पैदल आ। सनकी होते हैं ना साइको, वैसी है मेरी मम्मी कई कई पॉइंट्स पे। वैसे है नहीं वो सनकी और साइको, कई कई पॉइंट्स पे मेरे को लेके साइको है वो। और मेरी मम्मी की पता सबसे बड़ी हकीकत क्या है, अगर उनको दिखता है ना कि आस्था से कोई गुल मिल रहा है, या आस्था से कोई प्यार कर रहा है, या आस्था से कोई बात कर रहा है, तो उसको गालियां देना शुरू कर देती थी। और अगर वो कोई रेप्यूटेड बंदा है या बड़ा है तो उसको मेरे खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर देती थी, बाय सेइंग ये मुझे मारती है, पीटती है, घर का कोई काम नहीं करती, पढ़ती लिखती नहीं है। अरे एक बार बताओ तो मैं पढ़ती लिखती नहीं हूँ तो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आती क्या? आई एम अ इकोनॉमिक्स टॉपर इन माई स्कूल इन 12th क्लास। आई स्कोर्ड 97 मार्क्स। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया एंट्रेंस के बेस पे, कोई कोटा वोटा नहीं लगवाया मैंने मम्मी का, कोई डोनेशन के पैसों से नहीं खड़ा करा। कॉलेज में बैच टॉपर रहती थी, सेकंड टॉपर रही हूं अपनी कॉलेज की। अगर मैं पढ़ती लिखती नहीं तो क्या ये मुकाम हासिल कर लेती क्या मैं? और अगर मैं अपनी माँ को मारती होंगी तो मैं यहाँ पे आके रह रही होती क्या? मैंने अपना घर खुद छोड़ा था 2021 में। मैं कोई यहाँ पे पेड सैलरी पे नहीं हूँ, मैं भी खुद यहाँ पे बेनिफिशियरी हूँ। बेनिफिशियरी मतलब जरूरतमंद हूँ मैं यहाँ पे रहते हुए। और आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा एकदम से क्या हो गया कि उसको घर छोड़ना पड़ गया, है ना? चलो वो लाइफ से उठ के यहाँ पे आते हैं। 2021 में क्या हुआ, हमारी ना कैंसर हिस्ट्री रही है। जैसे मैंने बताया मेरी नानी को कैंसर था, तो मेरी ब्रेस्ट में गांठ बनने लग गई थी। और जो अगर गांठ बनने लग जाती है तो वो कैंसर में डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो 2 गांठें थी,
तो पहले तो हमने फॉर ग्रांटेड लिया 1 साल तक कि डिजोल्व हो जाएगी अडोलसेंस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, पर जब गांठ बड़ी होने लग गई, हार्ड होने लग गई, तब थोड़ा हमें लगा कि नहीं यार अब कुछ करना चाहिए। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि रेट यू शुड गो फॉर अ सर्जरी। आई थिंक 3 मार्च या 2 मार्च को, 3 मार्च को शायद, 3 मार्च को मेरा सर्जरी हुई है ब्रेस्ट की, और 3 मार्च को ही हम डिस्चार्ज होके आ गए थे, क्योंकि छोटी सी सर्जरी थी, गांठ निकालनी थी, एंड इट वाज अ टाइम ऑफ 1-2 आवर्स का मेरा ऑपरेशन रहा था, हो गया था। मार्च अप्रैल ये 2 महीने मेरे ऐसे गए हैं ना कि रोज सांस लेने के लिए तरसती थी कि कोई मुझे सांस दे दे, घुटती थी, मैं घुटती थी। मम्मी को जब पता चला कि बॉयफ्रेंड है इसका, एज यूजुअल बवाल कर देना, घर वालों को बता दिया। I was pursuing a professional degree, PLLB, लॉ, प्रोफेशनल डिग्री में काम काउंट होती है ये। मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे होने लग गए थे, मैं एक एनजीओ से जुड़ गई थी, नॉट दिस एनजीओ, मैं इस एनजीओ से तब नहीं जुड़ी थी, मैं एक पहले से एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पे भी मैं वर्क करती थी। अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनने लग गए थे यार, क्योंकि कॉलेज लाइफ है, कॉलेज कॉन्टेक्ट्स हैं, कॉलेज के लोगों से भी बात करती थी, और 2-3 और लोग थे कॉन्टेक्ट्स में, उनका भी नाम जिक्र नहीं करूँगी। कभी अच्छे मुकाम पे पहुँच गई, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे मुकाम पे हूँ। और ये मत सोचना कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बट मैं सारे धर्मों को मानती हूँ। अच्छा लगता है ये वर्ड बोलना इंशाल्लाह, इसलिए मैंने बोला है। भगवान करे बहुत अच्छी जल्दी से एक अच्छे मुकाम पे पहुँचो, जिससे कि जो अंदर की भड़ास है ना वो जल्दी से निकालूँ मैं। तो मम्मी ने सबको कॉल कर करके बता दिया कि मेरी बेटी ने बॉयफ्रेंड बना लिया है, वो उससे ऐसे ऐसे चैट कर रही है। जो भी एक पर्सनल जो लाइफ है, एक पर्सनल जो लड़की की लाइफ है, 18 से ऊपर हो गई थी, 20 साल की लड़की थी मैं, हक बनता है हमारा भी कि हम भी अपनी जिंदगी जिए। और खासकर उस लड़की का जिसको कभी बचपन में प्यार नहीं मिला, बचपन से आज तक, टिल नाउ, आज की डेट तक, डेट क्या है आज, 2025 फरवरी मार्च चल रहा है, आज तक कभी प्यार नहीं मिला माँ का, आज तक कभी उन्होंने प्यार से बोला नहीं, तो वो बाहर जाके प्यार तो ढूंढेगी। मैंने बहुत टाइम बाद एक दोबारा से अपनी लाइफ को चांस दिया कि यार ठीक है बना लेते हैं बॉयफ्रेंड, नहीं मिल पा रहा प्यार। मम्मी के साथ, आपको नहीं पता, मैंने अपनी मम्मी के साथ 20 साल की उस लाइफ में हर एक चीज में साथ दिया, सही में, गलत में, रोड पे, सड़क पे, बारिश में, तूफान में, हर जगह मैंने मम्मी का साथ दिया है। जैसे जैसे मम्मी ने बोला वैसे वैसे मैं चलती थी, हर तरीके से मम्मी ने मैंने अपनी मम्मी का साथ दिया है। जब मम्मी को पता चल गया मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी लड़के के साथ, तो मम्मी ने फोन कर करके सबको बता दिया। मेरे प्रोफेशनल्स जो जिस एनजीओ में जुड़ी हुई थी उनके फाउंडर को बता दिया, मेरे दोस्तों को बता दिया, चैट्स के स्क्रीनशॉट ले लेके फॉरवर्ड कर दिए सबको। बहुत बुरा किया था मेरी मम्मी ने, वो मेरा टाइम बहुत बुरा था। और 3 मार्च को मेरी सर्जरी हुई थी, 4 मार्च को मैं पिट रही हूँ मम्मी से, एंड मम्मी ने सीधा वही मारा जहाँ पे मेरी सर्जरी हो रखी थी, और इतना दर्द हुआ था कि मैं चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। और आपको एक चीज और बताऊं, इन 20 सालों की लाइफ में मैंने कम से कम 8 बार सुसाइड अटेम्प्ट करे हैं, और 8वां मेरा सुसाइड अटेम्प्ट 2020 में था, अप्रैल में। वो ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट था कि मैं बचती नहीं, बट फिर भी बचा लिया इन्होंने, पता नहीं क्या सोच के बचाया था, शायद काम करवाना था घर के। मेरी मम्मी ने बहुत हरेस किया था, बहुत ज्यादा भाई साहब, मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। मम्मी ने बोला तेरे को पढ़ाई नहीं करवाएंगे, तेरी अब शादी करवा देंगे, तेरे को ज्यादा ही पसंद है लोगों के लेना। बहुत गंदी सी गंदी, मैं रोज सुबह उठ के ना भगवान से दुआ कर रही थी कि भगवान मेरा घर छुड़वा दे, अब नहीं रहना, अगर अब रही ना तो अब मैं मर जाऊंगी। मेरी पूरी मार्च मम्मी ने हैरेसमेंट में निकाली है, पूरी मार्च 2020 में बिल्कुल हरेस होती रही, बिल्कुल टॉर्चर, ऐसा टॉर्चर जैसे काले पानी की सजा।
बंद करके रखना, फोन तो नहीं ले पा रही थी क्योंकि हमारा जो कॉलेज का टाइम था वो ऑनलाइन चल रहा था उस टाइम और ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बट बार बार फोन चेक करना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, रोज घुटती थी। पता है मम्मी क्या बोलती थी? मम्मी ने एक नया हथकंडा निकाल लिया था मेरे को हरेस करने का। मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट क्या बोलूं, बोल भी नहीं पा रही हूँ यार। मेरी माँ है, वो पाल पोस के तो बड़ा उसे नहीं किया है 20 साल तक। अब आप सोचोगे मैं आज भी अपनी मम्मी के खिलाफ इतना नहीं बोल पा रही क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी बहुत प्यार है उनसे, बहुत याद आती है उनकी। इसलिए नहीं कि माँ इसलिए याद आ रही है, प्यार करती हूँ इसलिए याद आ रही है, नहीं, इसलिए याद आती है कि यार इतनी बुरी थी क्या मैं कि जो तुमने इतना मेरे साथ खराब किया है। कल ही की बात है, मैं बहुत रो रही थी कल और मन कर रहा था कि अपने पापा से बात करूं और पूछूं क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, जबकि मेरे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा पाथ है, मैं आगे पढ़ रही हूँ, सब चीजें है मेरे पास, बट नहीं, आज भी कहीं ना कहीं मैं मतलब दिमाग घुमा रहता है। अब आपको पता क्यों? क्योंकि आज भी मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। आई एम नॉट एबल टू शेयर ऑल माई फीलिंग्स, ऑल माई हैपनिंग्स विद समवन। मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे वो बंदा कोई मिला ही नहीं है जो जज ना करे, जो मुझे ये ना बोले कि नहीं बेटा तेरे को चुप रहना पड़ेगा, वो तेरे से ऊपर है, तेरे से XYZ जो भी रीजन है। आज भी अगर मैं वैसे तो शेयर करना ही बंद कर दिया है मैंने, अपने दिल में ही रखती हूँ सारी बातें, बोल भी नहीं पा रही अब तो। खैर 2020 में मैंने घर इसलिए छोड़ा, अगर मम्मी मेरे को देखो मार्च में वो पता चला था, अप्रैल तक मैं रही, मई में मैंने अपना घर छोड़ा था, मई 2020 में। मैं घर नहीं छोड़ती, मजबूर किया गया था मुझे घर छोड़ने के लिए। मम्मी ने स्टेप ऐसा उठा दिया था कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। वो 2 महीने तो मेरे को बहुत हरेस किया गया, बहुत गंदा टॉर्चर किया गया, बहुत ज्यादा तरीके से गंदे तरीके से टॉर्चर किया गया था। मार्केट नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर जाना तो टाइम नोट करके भेजती थी कि इतने बजे भेजा है 7:19 पे तो 7:22 पे वापस होनी चाहिए 2 मिनट के अंदर, और अगर नहीं पहुंचती थी 2 मिनट ऊपर हो जाते थे। भाई साहब बहुत गंदा सुनती थी मैं। मई में क्या हुआ, 18 मई 2020 को मैंने घर छोड़ा था और उससे 2-3 दिन पहले मम्मी ने क्या किया, 181 जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर दी एंड शी रिपोर्टेड द कंप्लेंट कि आज जो मेरी बेटी है, बड़ी बेटी, वो मुझे मारती है, पीटती है, मुझे खाना नहीं देती, और मेरी छोटी बेटी को भी खाना नहीं देती, उसको भी मारती है। अब आप सोचो जो लॉ कर रहा है, 3rd ईयर BLLB का था मेरा, उसके और मैं मतलब मुझे आगे जाके जुडिशरी के एग्जाम देने हैं। अगर एक बच्चे के ऊपर या किसी भी बंदे के ऊपर कोई क्रिमिनल केस लॉन्च हो जाता है तो वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए कैपेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है वो। और पता है मुझे आज तक वो चीज़ याद है, घर मतलब हमारा सीधा सीधा जो L टाइप घर होता है वो था, और हम लॉबी में थे, मम्मी यहाँ पे थी और मैं यहाँ पे थी, एंड मम्मी ने यहाँ पे खड़े होकर कॉल की थी कि मेरी बेटी मुझे मारती पीटती है, ये सब करती है, और मैं उनकी शक्ल यहाँ पे खड़े होकर ऐसे देख रही हूँ और मेरे हाथ ऐसे थे कि क्या बोल गई मम्मी। 181 पे कॉल कर दी है। उस टाइम बहुत जल्दी एक्शंस लिए जाते थे। काउंसलर का पहले काउंसलर अपॉइंट होती है, फिर तब जाके FIR वगैरह होती है, क्योंकि पहले उनका होता है कि चीजें सॉल्व होके रिसेटल हो जाए। काउंसलर के कॉल आए, मम्मी ने पता है कॉल पे क्या बोला काउंसलर को, इसकी मेरे बाप पे गंदी नजर, इसने मेरे बाप पे झूठा रेप केस करा है, और जबकि कुछ हुआ भी नहीं था ऐसा। ये 10 के साथ सोई हुई है, ये 10 के साथ घूमती है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये करेक्टर लेस है, ये पता नहीं क्या। भाई साहब मैं सुन के हैरान थी।
अब काउंसलर तो एक पक्ष सुनेगा नहीं, काउंसलर ने मेरा पक्ष भी सुना कॉल पे, काउंसलर ने मेरा पक्ष भी सुना कॉल पे, मैंने बताई हर चीज। तो काउंसलर ने बोला कि यार तुम्हारी मम्मी गलत बोल रही है। फिर मैंने कि आप एक बार आके बात कर लो। अब देखो कोविड का टाइम था, कोई भी मतलब हैंड टू माउथ काम नहीं हो रहा था, कोई भी फिजिकली अपीयरेंस पे कोई काम नहीं हो रहा था। कॉल मम्मी ने करी, पहल मम्मी ने करी। तो फिर मैंने मम्मी को एक चीज बोल दी थी कि तुमने पहल करी है ना, अब बंद मैं करूं। ऐसा बंद किया कि मैंने अपना घर ही छोड़ दिया। अठारह मई 2020 को मैंने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि काउंसलर आ नहीं रही थी। मम्मी ने 181 पे जब कॉल करी थी, उसके बाद से मम्मी को और ज्यादा मेरे पे हरेसमेंट बढ़ गया था। रात रात को 2-2, 3-3 बजे घर से बाहर निकाल देती थी, पुलिस को कॉल कर देती थी ये कह के कि मेरी बेटी भाग गई। बहुत गंदे तरीके से हरेस करती थी मम्मी मुझे। फिर मैंने पता एक दिन क्या किया, स्वाति मालीवाल मैम, सबको पता है कौन है, उनको मेल लिख दी मैंने। उस टाइम वो WCD की चेयरपर्सन थी। उनकी पर्सनल मेल निकाली और उनको पूरी 20 साल की जिंदगी जितना हो सकता था, क्योंकि मम्मी फोन चेक करती थी तो जल्दी जल्दी जितना टाइप कर सकती थी, क्योंकि मम्मी उस टाइम बाहर गई हुई थी मार्केट और फोन छोड़ के गई थी। जितना हो सकता था जल्दी जल्दी मैंने सारा टाइप किया और सेंड कर दिया। तो वहां से फिर कॉल आई कि चलो हम आपको लेने आए। सुबह का टाइम, 2 दिन बाद कॉल आई थी, चलो हम आपको लेने आए, चलिए आप। मैंने सिर्फ अपना फोन उठाया और चल दी। मम्मी आई थी रोकने, आस्था रुक जा, आस्था रुक जा, नहीं रुकी थी। पीछे मुड़ के नहीं देखा था, क्योंकि उस टाइम ये था कि अगर मैं इनके पास रही तो रोज हरेस करेगी, रोज मारेगी, क्योंकि उनको मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। गुट गुट के जीने से अच्छा यार जिंदगी एक ही बार में खत्म कर दो। अच्छा, 181 के आने से पहले, मतलब 181 से पहले मैंने आपको बताया ना कि मैंने 2020 में 8वां अटेम्प्ट किया था। मैं पंखे पे लटक गई थी। इतना मतलब आप सोचो, एक माँ अपनी बेटी को इतना हैरेस कर रही है, इतना टॉर्चर कर रही है कि उसको पंखे पे लटकने की जरूरत पड़ गई है। मेरे दिमाग में अब ये आया कि बस अब खत्म करो यार जिंदगी, अब नहीं। मैं अपनी वजह से किसी की, सामने वाले की जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी, किसी की पूरी फैमिली खराब नहीं कर सकती थी। मैं पंखे पर लटक गई थी, ये सोच के कि बस अब खत्म करो अपनी जिंदगी, अब बस अब बहुत हो गया, थक गई थी मैं। अंदर से आत्मा रोने लग गई थी कि आस्था बस कर, अब बस खत्म कर दे, तेरी किसी को जरूरत नहीं। देख तू सब पे बोझ है, तू अपनी माँ पे बोझ है। मेरी माँ बोलती थी तू मेरे पे बोझ है, तू मेरे पे बोझ है, तेरे पे इतना पैसा खर्च कर दिया है, जिस्म फरोशी का धंधा कर दी तो पैसे भी नहीं लाके देती है, तेरी क्या क्या। आत्मा थक चुकी थी मेरी, इसलिए मैं पंखे पर लटक गई थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। उस दिन फिर मेरी शाम को आँख खुलती है मैक्स हॉस्पिटल में, और पता क्या, आँख खुलते ही 32,000 का बिल हो गया, कौन भरेगा, ये सुना मैंने कि हे भगवान तूने क्यों बचा लिया मुझे, मार देता यार। और मेरी मम्मी ना आज तक नहीं रुकी है, आज तक वो थमी नहीं है। मेरे घर छोड़ने के बाद
मैं मायका कैसे आई, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बार जो स्टॉक पे भी डली हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बट मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी लाइफ कैसी रही है और अब एट प्रेजेंट में मैं क्या सोचती हूँ, क्या होना चाहिए, कैसे मेरी थिंकिंग है और क्यों ऐसी मेरी थिंकिंग है, वो सब चीज़ें बताने आई हूँ। 18 मई 2023 को मैंने घर छोड़ दिया वुमेन सेल्स से, जो कांस्टेबल आए थे और एक काउंसलर आई थी, फ़ोन लेके गई थी मैं बस। वहाँ पे उन्होंने मुझे वंसा की स्टॉप सेंटर रखा। वंसा की स्टॉप सेंटर से 5 डेज का शेल्टर देती है। चौथे दिन से अल्टीमेटम मिलने लग गया था कि आज तक क्या करना है, आपको यहाँ तो रखा नहीं जाएगा क्योंकि वो 5 डेज शेल्टर देते हैं बस। उस दौरान उन्होंने मेरी मम्मी को फोन किया, मेरे मामा को फोन किया काउंसलिंग के लिए कि केस रीसेटल हो जाए, बट मेरे ना मम्मी ने फोन उठाया ना मामा ने। उन्होंने बोल दिया हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कि मैम जब उन्होंने मना ही कर दिया तो आप बता दो कहाँ जा सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे देखो पढ़ाई करनी है या मुझे आप कोई जॉब दिलवा दो। बाय लक की बात है उस टाइम मैं बोलती हूँ हाँ मेरी किस्मत काम में रही थी। मेरे 3rd ईयर BLLB का 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया था। मैंने मैम से बोला, वहाँ पे ना फ़ोन मतलब जमा हो जाता है, तो मेरा फ़ोन जमा हो गया था। मुझे ये पता था मेरा रिजल्ट आने वाला, उस दिन रिजल्ट आएगा। तो मैम से मैंने बोला कि मैम मेरा रिजल्ट आया, मेरे को रिजल्ट चेक करने क्या मैं कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, मैंने रिजल्ट चेक करा और बाई चांस की बात है कि आई टॉप्ड माई बैच विद 1st डिवीजन एंड मैंने ये चीज़ उनको बताई जो वहाँ की इंचार्ज थी वंसा की स्टॉप सेंटर की। देन शी सेड कि दैट आस्था तुम नारी निकेतन या निर्मल छाया वाली लड़की नहीं हो, मैं अगर वहाँ भेजूंगी तो तुम पढ़ लिख नहीं पाओगी। देन आई गॉट टू नो अबाउट अविनाश जैन जो यहाँ के फाउंडर है माइका के, उनसे मेरी बात हुई कॉल पे। फिर मैं यहाँ पे आई 22 मई 2021 को। 20 साल की थी, बस इधर आ गई थी। कुछ नहीं पता था कि आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, क्या होगा, कैसे रहते हैं। अनाथ आश्रम के नाम से ना पहले डर लगता था क्योंकि मम्मी हर बात पे, ये जब मैं छोटी थी तब हर बात पे बोलती थी अनाथ आश्रम छोड़ आऊंगी, तेरे बाप का ठेका नहीं ले रखा, गड़े बड़ा ढोल है जो बजाना पड़ रहा है, मैं अपनी दूसरी शादी करूंगी, ये सब बजाना बनाना डिंका सब बहुत सुनाती थी। पहले अनाथ आश्रम के नाम से डर लगता था, फिर मैं खुद ही अनाथ आश्रम आ गई, बहुत डर था अंदर ही अंदर। फिर यहाँ रही, यहाँ के तौर तरीके सीखे, यहाँ की चीज़ें सीखी, एक नई जिंदगी, मतलब कहते हैं ना कि एक नई तरीके की जिंदगी जीने को मिली। अब यहाँ आने के बाद आप सोचोगे कि अब तो जिंदगी सेट हो गई होगी इसकी, ऐसा नहीं है। आज भी उथल पुथल है मेरी जिंदगी, आज भी, बिकॉज आई हैव नो आंसर। कोई जवाब ही नहीं है यार मेरे क्वेश्चंस का, किससे मांगू जवाब जाके, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब यहाँ आ गई तब मम्मी की कॉल्स आने लग गई, वापस आ जा, फेक कॉल्स कि मैंने जहर खा लिया है। अच्छा, जहाँ मैं छोड़कर आई थी, मतलब जो घर जिस घर से मैं गई थी वो रेंटेड का था और मम्मी ने वहां पे रेंट ही नहीं भरा। वहाँ के लैंडलॉर्ड मुझे फोन कर रहे कि बेटा अपनी मम्मी को बोलो घर खाली कर दे, हम उनसे रेंट नहीं मांग रहे बट घर खाली कर दे, अब हम उन्हें नहीं रखना चाहते। एक तरफ मम्मी, एक तरफ लैंडलॉर्ड, किसकी सुनूं? लैंडलॉर्ड अपनी तरफ जगह सही था, मम्मी के साथ ऐसी बॉन्डिंग थी कि मम्मी एक खड़े पैर कहाँ जाएंगी, 2nd लेयर पीक चल रही थी कोविड की, कहाँ जाएंगी, कहाँ मिलेगा घर उन्हें। बट मम्मी की हदें पार बहुत ज़्यादा हो गई थी। वहाँ पे रहते रहते लैंडलॉर्ड को बहुत टॉर्चर करना, बहुत ज़्यादा गालियाँ देना, ये सब चीज़ें। क्या बोलूँ मैं? ऐसी बात नहीं घर छोड़ने के बाद कि मैंने अपनी मम्मी से बात नहीं करी है। मम्मी की हेल्प करने गई हूँ, घर खाली करवाया, घर शिफ्ट करवाया। वृंदा को जब जरूरत होती थी तो मम्मी बुलाती थी, उसकी PTM भी अटेंड करी है। मगर कभी पता है उन दौरान भी कभी मम्मी के मुंह से ये नहीं निकला कि बेटा तू वापस आ जा, अब से हम अच्छे से मिलके रहेंगे। अकड़ में गई है ना, 100 लोगों ने बुराइयां करी है, घर में तू हो गई है, लड़के के साथ भाग गई, लड़के की वजह से भाग गई,
ये सब सुनने को मिलता था जब, तब भी और आज भी, तब भी क्या आज भी। समझ नहीं आता यार आप लोगों का, क्या करूं मैं। आप समाज का, आप माँ बाप का, आप लोगों को ना कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कुछ नहीं समझते अपने बच्चे को, ये मैंने देख लिया। सिर्फ अपनी कहानी के जरिए नहीं बता रही, इतने सारे पॉडकास्ट मैंने करे हैं। कई लड़कियां कितना रोती है, बिलखती है, कई माँ बाप अपनी बेटी को बोझ समझ बैठते हैं, कई बाप अपनी बेटी को शिकार बना लेते हैं अपनी हवस का। क्या हो तुम रिश्ते यार। अपनी पता जब घर छोड़ा था ना, मैंने अपने घर से कुछ भी नहीं लिया था, ना पैसे, ना जेवर, ना कुछ। सिर्फ अपनी बुक्स ली थी, सिर्फ बुक्स, क्योंकि पढ़ना था, पढ़ने का शौक है, पता है कि पढ़ाई की अहमियत क्या है। और थोड़े बहुत कपड़े और अपनी यूनिफॉर्म, जो लॉ की यूनिफॉर्म हमारी होती है, बस वो लेके निकली थी। और एक इस उंगली में ना एक चांदी की अंगूठी थी जो 1000-1200 की थी, मुझे नहीं पता कितने की थी, वो मेरी मम्मी ने पहना रखी थी। वो भी वापस करी आई थी क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी कैसी है। तो जब हम, मतलब मैं जा रही थी सामान लेने, वापस आई थी मैं, जब मुझे मायका स्वीट होम के बारे में पता चला था तो सामान लेने आई थी। मैंने सिर्फ ये बोला था कि मुझे बुक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं बुक्स लेके आ जाऊंगी। तो लिखित में है मेरे पास अभी भी, आज भी, कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, कौन सी बुक्स लेकर आई हूँ, क्या लेकर आई हूँ, कितने कपड़े लेकर आई, कितने जोड़ी टॉप है, कितने जोड़ी चप्पल है, कितने पैड लेकर आई हूँ, ये सब लिखा है। बट पता है पते की बात क्या है, थोड़े टाइम पहले, अभी कुछ हफ्तों पहले कॉल आती है भैया के पास। अननोन लेडी थी, मम्मी की नहीं थी, मम्मी ने करवाई थी। वो लेडी पता क्या कहती है, मुझे आस्था से बात करनी है। भैया ने पूछा क्यों बात करनी है, कह रही मुझे उसकी मम्मी ने नंबर दिया, मुझे उनसे बात करनी है। देन भैया आस कि क्यों बात करनी है, क्या बात करनी है, आप बताओ, मैं दे दूंगा नंबर। ही सेड कि मुझे अपने पैसे चाहिए और उसकी मम्मी ने मुझे अपने मतलब कोई काम करवा के मम्मी ने पैसे पे नहीं करे होंगे, या कुछ भी हो सकता है कि मम्मी ने फेक कॉल करवाई हो। मेरी मम्मी बड़ी चंट है इस मामले में। तो भैया ने पूछा कौन से पैसे नहीं दिया, तो आस्था तो कमाती नहीं, तो आस्था कहाँ से पैसे देगी। उस लेडी ने बताया कि मम्मी ने ये बोला है कि आस्था भाग गई है 5 लाख रुपए लेके और जेवर लेके। कुछ हफ्तों की पहले की बात है, ये मार्च 2025 में डल रही है आपके सामने ये वीडियो, बट ये कुछ हफ्तों की पहले बात है। जब भैया ने मुझे चीज बताई ना, मैंने कि भैया क्या बात कर रहे हो, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए कैश होते और कुछ जेवर होता तो मैं आपके आश्रम में आके थोड़ी ना रह रही होती। मतलब आप सोचो, घर छोड़े हुए मुझे 3 साल हो गए, 2021 में मैंने घर छोड़ा था, 2025 चल रहा है, आज भी मेरी मम्मी थमी नहीं है। कुछ महीने पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले मैं कोर्ट गई थी, फादर के साथ केस चल रहा था, तो उसको क्लोज करवाने, क्योंकि मुझे अपने रोज अपने बाप की शक्ल नहीं देख रही थी। उस दिन उम्मीद थी, मुझे पता था कि पापा आएंगे। उस दिन एक उम्मीद थी मेरे अंदर कि शायद पापा पूछेंगे बेटा तू कैसी है, तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है। मगर पापा ने तो कुछ नहीं पूछा मेरे से। सिर्फ अपनी अपनी बात करते चलेगा, अपनी टेंशन, अपनी चीजें। ये नहीं देख रहे थे कि बेटी अपना घर छोड़ के 3 सालों से एक आश्रम में रह रही है, उससे पूछ लूं बेटा तू कैसी है, तूने क्यों घर छोड़ा, क्या ऐसी मजबूरी हो गई, तेरा बाप मर गया था तो अपने बाप के पास नहीं आ सकती थी, ये चीजें नहीं पूछी थी मेरे बाप ने। पता है उल्टा क्या गिनवा रहे थे, इतने केस कर दिए, तेरी मम्मी इतना पैसा मांग रही है, कहाँ से दूं, ये चीज वो चीज। मैं पता है पापा की बातों में बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा था, मैं ये चीज देख रही थी और पापा की शक्ल देख रही थी कि यार ये बंदा कैसा है, उसकी बेटी उससे इतने टाइम बाद मिल रही है, वो भी तब जब उसने घर छोड़ दिया है। उससे ये पूछने के बजाय तो कैसी है, तुम उसका अपने दुख गिनवा रहे हो, तुम्हारे दुख बड़े हैं उसके दुख के आगे। ये चीज मैंने किसी को नहीं बताई, भैया को भी नहीं पता।
अब शायद इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाए। 1.5 घंटा मेरे फादर बस यही बोलते रहे, मेरी ये परेशानी, मेरी वो परेशानी। एक बार भी उनकी जुबान पे ये नहीं आया कि तू बेटा ठीक है, तू बेटा वापस आ जा, तेरे को मम्मी के पास नहीं रहना, तू मेरे पास रह ले आके। एक बार भी भाई पापा की जुबान पे ये नहीं है। झांकने भी नहीं आते कि देख लूं मेरी बेटी कैसे रह रही। मन करता है कहीं ना कहीं, एक आस होती है अभी भी, आज भी कहीं ना कहीं। हालांकि मुझे दोनों ही पसंद नहीं है अब, बट एक बेटी हूं यार, क्या करूं। कि झांक ही लो यार तुम्हारी बेटी जी कैसे रही है। बहुत रोती हूँ आज भी अकेले में, आज भी, कल भी रोई, आज भी रो रही हूँ आपके सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मेरे सवालों के जवाब दे दो बस मुझे। क्योंकि पता है आज भी मैं अपनी बातें किसी से नहीं बोल पाती हूँ यार। जो मन में होता है ना वो मन में ही रखना पड़ जाता है। सामने वालों को झूठ दिखाना पड़ता है कि नहीं यही बात है। मैं किसी से अपनी बात ही नहीं बोल पाती हूँ। कैसे बोलूं ये दिमाग में रहता है यार, ये जज ना कर ले, ये ना बोल दे कि तू झूठ बोल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी आसपास के लोग ऐसे हैं कि मुझे दबना पड़ता है लोगों से, 100 बार सोचना पड़ता है कि बोलूं नहीं बोलूं। मुझे नहीं पता कि मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, बट मैं डालूंगी जरूर। और मुझे नहीं पता कितने लोग इसको गलत ले जाएंगे, कितने लोग इसको सही ले जाएंगे, कितने लोगों को सच लगेगा, कितने लोगों को झूठ लगेगा, कितने लोगों को क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। बट मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो डालनी चाहिए तो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को जरूरत, मतलब बहुत लोगों को जाननी चाहिए कि हाँ अगर एक लेडी यहाँ पे बैठ के काम कर रही है तो वो लेडी है कौन वाकई में। आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी कैसी रही है जो यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। हमारी जिंदगी अच्छी नहीं थी, हमारी जिंदगी आसान नहीं है। अपनी जिंदगी तो मैं बता सकती हूँ, मेरी जिंदगी आसान नहीं है, ना थी ना है, पता नहीं कभी आगे होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, मगर अभी तक तो नहीं है। अभी तक आई एम नॉट एबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद एनीवन। एग्जैक्टली मेरे अंदर चल क्या रहा है आज भी पता लगता है कि मैं भाग जाऊं कहीं। आज भी लगता है कि यार बस सब कुछ छोड़ छाड़ के जिंदगी से कहीं दूर चली जाओ, इतनी दूर कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। मुझे मोह माया पैसा लैपटॉप फोन ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। मुझे पैसों की 1% की भूख नहीं है। हाँ ये बस थोड़े बहुत शौक है, ये ज्वेलरी वगैरह पहनने के, बस थोड़े बहुत ये छोटे छोटे शौक है बस। अगर ये भी मेरे से कोई छीन लेगा ना तब भी मैं कोई मतलब शिकायत नहीं करूंगी, अगर मुझे शांति से रहने को मिल जाए बस। क्योंकि अब मुझे प्यार की उम्मीद किसी से भी नहीं है, एक इंसान से प्यार की उम्मीद नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आस्था तभी याद आती है जब किसी को काम होता है, अदरवाइज आस्था मर रही है रूम में, कहीं गायब है, कहीं दिख नहीं रही है। अगर वो बात नहीं कर रही तो पूछ ले कि भाई आस्था हुआ क्या है, तेरे को कौन सी बात बुरी लगी है। नो वन केयर्स। केयर उसी की जाती है जिसको, जो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मैं नहीं हूँ शायद इतनी इम्पोर्टेंट, मैं नहीं हूँ शायद इतनी उसके लिए तवज्जो कि वो मुझे दे। सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। आई एम नॉट एनीवन्स प्रायोरिटी, मुझे पता है। मैं हमेशा ऑप्शन में ही रहूंगी, मुझे पता है। अब मैं इसलिए किसी से आस ही नहीं रखती, है भी नहीं, ना रखना चाहती है। ऑप्शन हूँ ठीक है, किसी के ऑप्शन लायक तो यार, मेरी माँ ने तो ये तक बोला था तो किसी लायक ही नहीं है मैं, चलो किसी के ऑप्शन के लायक तो हूँ, सब्स्टिट्यूट तो हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ही सही। मगर मुझे ये पता है, इतना भरोसा है भगवान पे कि आज जिन जिन लोगों का वक्त है ना,
उनकी तो वक्त है, मेरा जमाना आएगा। और ऐसा जमाना आएगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ वाकई में हमने इसकी कदर नहीं करी। बस उसी दिन का इंतजार है।